आइए देखते हैं क्लास 10 के इतिहास का चैप्टर 1। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें 1 नंबर में क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है। तो उत्तर में देखेंगे, राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में एकता की भावना है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मेजनी कौन था। तो उत्तर में, मेजनी इटली के एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, युग सेनापति था। इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। उनमें व्यवहारिक गुण बहुत कम, आदर्शवादी गुण अधिक था। देखें क्वेश्चन नंबर 3, मेजनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थीं। तो उत्तर में, मेजनी के एकीकरण की बाधाएं निम्न थीं। पॉइंट नंबर 1 देखेंगे, मेजनी का लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में खंडित। पॉइंट नंबर 2, मेजनी के धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विशेषताएं। पॉइंट नंबर 3, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। पॉइंट नंबर 4, शक्तिशाली राज्य प्रशा के द्वारा अन्य राज्यों पर प्रभाव बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, मेटरनिख युग क्या है। तो उत्तर में, 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के बीच के समय को यूरोप में मेटरनिख युग कहा जाता है, क्योंकि 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ने वियना में कांग्रेस सम्मेलन किया। इसी के साथ मेटरनिख युग की शुरुआत हुआ और 1848 ईस्वी के क्रांति के बाद मेटरनिख युग का अंत हुआ। अब देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। तो उत्तर, सन 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी लुई फिलिप के शासन काल में हुई थी। लुई फिलिप फ्रांस का सम्राट था। इन क्रांति के फलस्वरूप यूरोप में मेटरनिख युग का अंत हुआ। इसमें कारण भी है, तो कारण में पॉइंट नंबर 1, लुई फिलिप एक उदारवादी शासन था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिमी मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया, जो इस क्रांति का कारण बना। पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे, लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री गीजो को नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। पॉइंट नंबर 3, गीजो की किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। तो उत्तर, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा बांधक था। 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद इटली में आंदोलन होना प्रारंभ हो गया था, लेकिन ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख द्वारा आंदोलन को दबा दिया गया, जिससे इटली का एकीकरण धीमा हो गया। इस प्रकार जर्मनी में भी मेटरनिख द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को दबाया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तो उत्तर में देखेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान था। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेश को जीतकर राइन राज संघ का निर्माण किया था और यहीं से जर्मनी में राष्ट्रवादी की भावना बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे यूरोप के अन्य क्षेत्रों में फैलने लगा था। क्वेश्चन नंबर 4, गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। उत्तर देखेंगे,
इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। यह पेशे से एक नाविक था। इन्होंने युवकों की एक सशक्त सेना लाल कुर्ती बनवाया था। इन सैनिकों को लेकर इन्होंने सिसिली तथा नेपल्स को जीतकर वहां गणराज्य की स्थापना किया। बाद में इन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को दान कर साधारण किसान की भांति जीवन गुजारने लगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें है विलियम एक के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? तो उत्तर, विलियम एक ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया था। जर्मनी के एकीकरण के लिए उसने अनेकों युद्ध किए और जर्मनी के एकीकरण में अपना महान योगदान दिया। यदि विलियम प्रथम बिस्मार्क को चांसलर नहीं बनाया होता तो विलियम प्रथम के बगैर बिस्मार्क के लिए जर्मन का एकीकरण करना असंभव था। अब देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है इटली के एकीकरण में मेजनी, कावूर और गैरिबाल्डी के योगदानों को बतावें। तो उत्तर में इटली के एकीकरण में तीनों का योगदान निम्न प्रकार है। तो इसमें पहला का योगदान देखिए, मेजनी का योगदान। इसका उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया के प्रभावों से इटली को मुक्त करवाना था और इटली का एकीकरण करवाना था। राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित होकर इन्होंने गुप्त क्रांतिकारी संगठन कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण की। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन्होंने यंग इटली तथा यंग यूरोप की भी स्थापना किया था। अब देखते हैं कावूर का योगदान। कावूर ने भी इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा बांधक था। 1860 से 1861 में कावूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली के सभी रियासतों को मिला लिया था और जनमत संग्रह कर इसे पुष्टि भी कर लिया था। अब गैरिबाल्डी का योगदान। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। यह पेशे से एक नाविक था। इन्होंने युवकों की एक सशक्त सेना लाल कुर्ती बनाया था। इन सैनिकों को लेकर इन्होंने सिसिली तथा नेपल्स को जीतकर वहां गणराज्य की स्थापना किया। बाद में इन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के दान कर साधारण किसान की भांति जीवन गुजारने लगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। उत्तर देखेंगे प्रशा का राजा विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण को मध्य में रखकर बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क एक प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीति था। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी का एकीकरण आदर्शवादी से नहीं बल्कि रक्त एवं लौ की नीति से होगा। इसके लिए सुधार तथा सैनिकों शक्तियों को भी मजबूत किया। इन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए ऑस्ट्रेलिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया तथा सेडान के युद्ध में फ्रांसीसी को बुरी तरह से हराया। सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का उदय महाशक्ति के रूप में हुआ। इसी प्रकार बिस्मार्क उपयुक्त नीतियों द्वारा जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान था। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभावों की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 3 में
उत्तर, राष्ट्रवाद के उदय के कारण। पहला, यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति तथा नेपोलियन की विजय शक्ति से राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय। दूसरा, नेपोलियन ने अपने द्वारा विजय प्राप्त राज्यों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने लगा। पॉइंट नंबर 3 में, शिक्षित मध्यम वर्ग जैसे शिक्षक, व्यापारी आदि के उदय से राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ। ऐसे वर्ग क्रांतिकारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दें। उत्तर में, जुलाई 1830 की क्रांति चार्ल्स के शासनकाल में हुआ था, जो फ्रांस में उभर रहे राष्ट्रीयता एवं क्रांति को दबा रहा था। चार्ल्स ने पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया। पोलिगनेक के स्थान पर पोलिगनेक प्रधानमंत्री बनने के बाद समान नागरिक साहित्य के स्थान पर शक्तिशाली अभिजाल्य वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेष अधिकार देने का प्रयास किया। पोलिगनेक के इस कदम को उदारवादियों ने अपने खिलाफ षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन एवं उदारवादियों ने पोलिगनेक के विरोध में आवाज उठाने लगा। इस विरोध के जवाब के रूप में चार्ल्स ने 26 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशी द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया। फिर इन अध्यादेशों के विरुद्ध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई, जो जुलाई 1830 की क्रांति था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। उत्तर में, यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। फ्रांसीसी क्रांतियों से यूनान के लोगों में भी राष्ट्रवादी भावनाओं की लहर जगी। तुर्की शासक से स्वयं की अलग करने के लिए यूनान के लोगों ने भी आंदोलन करने लगा। तुर्की शासक आंदोलन को दबाने लगा और आंदोलन में शामिल यूनान के लोगों को बुरी तरह से कुचलने लगा। फिर लंदन में हुआ एक सम्मेलन के निर्णय अनुसार इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इस संयुक्त कार्रवाई में तुर्की युद्ध में बुरी तरह से हार गया। परिणाम, तुर्की शासन से मुक्त पाकर यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ।